डिस्कशन बंद करें, ठीक है ना, इधर हम लोग फोकस करते हैं। तो एक सेकंड बच्चों में पेन ड्राइव लिया वो लेके आओ। पेन ड्राइव जेब में ही है, ठीक है। ओके, तो बच्चों मॉड्यूल से शायद मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। मॉड्यूल से 2 क्वेश्चंस थे, सीट से मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। तो बच्चों पहली प्रायोरिटी आप लोगों को ये रखनी है, जो मैंने अलग से सीट दी है उसमें बच्चों सारे टॉपिक्स प्रॉपरली सीक्वेंस में है। तो ये ट्राई करें उसका कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, उसको अच्छे से समझ के करें, क्योंकि वो अगर आप कर लेते हो तो आपका कोई टॉपिक मिस नहीं हो रहा। अब टॉपिक अगर आपका कवर हो तो उसका प्रैक्टिस, मतलब थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इश्यू नहीं होता है। मेन आना जरूरी है, तो अगर उतना कर लोगे तो कम से कम टॉपिक आ जाएगा, वो फायदेमंद रहता है। खैर, अब बच्चों मैं होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन बच्चों ये था अपना, याद आया बच्चों? तो बच्चों इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों ये किसी से हो पाया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। बच्चों उस स्फीयर को तुम देखो, स्फीयर को तुम देखो जो बीच में फंसा है। उस स्फीयर को अगर तुम देखोगे तो उसका एक्सीलरेशन बच्चों क्या है? बोलो बच्चों, एक्सीलरेशन क्या है? 0। इसमें भी आवाज नहीं आ रही, जैसे कई लोगों को डाउट हो। एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? 0। अब 0 एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0। 0 एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0, क्योंकि नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि इधर वाले इधर के बराबर, ऊपर वाले नीचे के बराबर। अब रिजॉल्व कैसे करोगे? तो बच्चों जब भी एक्सीलरेशन 0 हो तो कैसे भी रिजॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं, कैसे भी कर सकते हो। चाहो तो ऐसे और ऐसे कर लो, एक इधर एक इधर, या इंक्लाइन प्लेन, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है, जब एक्सीलरेशन 0 हो तो तुम कहीं भी रिजॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब बच्चों उस स्फीयर को देखो, ग्रेविटी का फोर्स कहां लगेगा? वो हमेशा 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 नीचे ही लगेगा। कितना लगेगा? mg। अब वो कितनी जगह टच में दिख रहा है? तो 2 जगह कौन सी चीज लगेगी? नॉर्मल। 2 जगह कौन सी चीज लगेगी? नॉर्मल। तो बच्चों जो कल या लास्ट टाइम पे हमने एक क्वेश्चन किया था, लगभग वैसा क्वेश्चन है। जैसे हमने जो किया था वो ये था, वैसा ही है, बस उसमें यहां से नॉर्मल ऐसे लग रही थी और इसमें इस तरफ नॉर्मल लग जाएगी। बाकी सारी कहानी वैसी है। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इस पे अगर बच्चों में mg देखूंगा तो mg अपना कहां लगेगा? mg बच्चों देखोगे तो बताओ कहां लगेगा? नीचे। कोई दिक्कत? अब ये वाली सरफेस से क्या लगेगा? नॉर्मल। कहां लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे n1। इस सरफेस से क्या लगेगा? कहां लगेगा? ऐसे n2। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों वापस ध्यान से देखो, ये डायग्राम, इसी डायग्राम को बच्चों अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये डायग्राम, अब इस डायग्राम को बच्चों अगर मैं देखता हूं तो mg तो नीचे है ही है, उसकी दिक्कत नहीं है। इसका नॉर्मल बच्चों मान लो मैंने इधर दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको रटवा रखा है, ये 30 है तो ये एंगल क्या होगा? 30। तो बच्चों उसी में ड्रॉ करने की जगह अलग से ड्रॉ कर लो, क्योंकि उसमें चीजें देख पाना बहुत मुश्किल है। तो इसका mg तो मैंने इधर दिखा दिया, जो नॉर्मल इधर है उसको मैंने उस साइड दिखा दिया। ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अब ये 30 है तो बच्चों ये एंगल क्या होगा? 30। अब इसको बच्चों रिजॉल्व करोगे तो इधर n1 cos 30,
n1 sin 30। बोलो बच्चों कहीं दिक्कत? अब इसका नॉर्मल बच्चों कहां लगेगा? ऐसे n2, और ये 45 है, तो बच्चों 45 एंगल हो तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता है, सभी 45 ही रहते हैं। 45 हो तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, वो सभी 45 होते हैं। तो इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे तो n2 cos 45 n2 sin 45, समझ गए बच्चों? तो इधर n2 बाई रूट टू, इधर n2 बाई रूट टू, n1 cos 30 n1 sin 30। क्लियर है बच्चों? अब cos 30 बच्चों क्या होगा? n1 रूट 3 बाई टू, ये n1 बाई टू। बोलो बच्चों इतना समझ पाए? तो फिर समझो, एक mg नीचे लगेगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब उसी छोटे से डायग्राम में बनाते रहोगे तो बहुत दिक्कत रहेगी। तो n1 जो यहां से लग रहा है उसको मैंने इधर ड्रॉ करके ये 30 मैंने रटवा रखा है, वो भी 30, cos 30 sin 30, इसका काम हो गया। इसमें 45 एंगल है तो वैसे ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब बराबर ही होते हैं 45 में, याद। अब तुम क्या करोगे? ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो लेफ्ट वाला किसके बराबर होगा? राइट के। तो इधर फोर्स बच्चों क्या है? n2 बाई रूट टू, और इधर फोर्स क्या है? n1 बाई टू। दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो n2 बाई रूट टू n1 बाई टू, पहली इक्वेशन। या यहां से मैंने लिख दिया n1 कितना आ गया, इसको वहां भेजोगे तो 2 बाई रूट टू इंटू n2, या n1 इक्वल टू रूट टू n2, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो नीचे वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? ऊपर वाले के। नीचे फोर्स क्या है? एक ये और एक ये, तो n2 बाई रूट टू प्लस mg किसके बराबर है? n1 रूट 3 बाई टू। n1 की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो? ये रख सकते हो। n1 की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो? ये। तो अब देखना बच्चों, मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में बच्चों, देखना, या देखता हूं पीछे। द प्लेन, दोनों से नॉर्मल पूछा है, ठीक है, तो n1 n2 दोनों ही पूछे हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब n2 बाई रूट टू प्लस मास बच्चों क्या दिया है? 22 kg, 5 kg। तो ठीक है, चलो वो तो बाद में रख देंगे। mg, n1 की जगह बच्चों में लिख रहा हूं रूट टू, n1 की जगह बच्चों में लिख रहा हूं रूट टू n2 रूट 3 बाई टू। अब बच्चों रूट टू यहां रह जाएंगे, रूट टू, उसको उस साइड लेके जाता हूं, तो mg बच्चों ध्यान से देखना, n2 मैंने कॉमन लिया, रूट टू, n2 मैंने कॉमन लिया, तो बचेगा क्या बच्चों? रूट टू भी कॉमन ले सकते हैं, चलो ठीक है, रूट टू भी कॉमन ले लो, 1 माइनस रूट 3। देखो n2 बाई रूट टू कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 1 माइनस रूट 3। अब फाइनली तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली बच्चों अगर मैं n2 लिखता हूं तो रूट टू mg अपॉन 1 माइनस रूट 3, कहीं मिस्टेक कर दी, निगेटिव, हाँ रूट 3 माइनस 1 होगा ये बच्चों कितना होगा? रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। तो बच्चों एक बार पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ, बट बच्चों पहले इतना कर लो, ठीक है। कर लो बच्चों इतना, फिर हम वापस डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, इनके लिए पेशेंस चाहिए होता है। क्या है कि अगर कैलकुलेशन आसान हो तो जल्दी हो जाता है, तो जल्दी हमें लगता है कि चलो आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन लेंदी होती है तो उसके लिए फिर वो पेशेंस बना के रखना पड़ता है, टर्म्स बड़े बड़े हैं। कंसेप्चुअली देखोगे तो बहुत
आसान सी स्टेप से लेफ्ट वाला हमने राइट के बराबर कर दिया, ऊपर वाला नीचे के, उसके बाद केवल और केवल कैलकुलेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कंसेप्चुअल केवल दो चीज़ें, हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, लेफ्ट राइट के बराबर, ऊपर नीचे के बराबर, आगे बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते जाना। बोलो आयुष, कोई दिक्कत हो? ठीक। तो बच्चों जैसे इसमें मैंने एक दो टफ प्रॉब्लम्स दिए, तो हम ट्राई करेंगे एक दो टफ प्रॉब्लम ऐसे ही करते रहे। तो उनको आप घर जाके दिमाग लगाओ, समझो, नहीं मैंने कोई नहीं, वो पूरा डिस्कस कर लें, लेकिन आपको बस ट्राई अच्छे से करके आना। कर लो बच्चों जल्दी। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों समझो, एक बार बच्चों मैं वापस बता रहा हूं, mg पक्का नीचे लगेगा, n1 सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, n2 सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका ये एंगल 30 है तो cos 30 sin 30, तो √3/2 ये 45 में दिक्कत नहीं है, n2/√2 n2/√2। अब ये इसके बराबर, तो दोनों को बराबर किया, ये रिजल्ट आया। नीचे वाले ऊपर वाले के बराबर, तो नीचे ये दोनों है, ऊपर ये अकेला है। सॉल्व किया बच्चों, यहां तक आ गए। अब मान लो हम डेटा पुट करते हैं, तो n2 √2 मान लो बच्चों 1.4, मास 5, g 10। बच्चों √3 बताओ कितना होता है? 1.73। एक बार 1.7 मान लेते हैं, 1.7 मानोगे तो 1.7 में से 1 गया तो 0.7, ये इससे 2 टाइम्स 50 इंटू 2 लगभग 100, लगभग कितना आ गया बच्चों? 100। देखो ये 2 टाइम्स और ये 50, तो n2 बच्चों अपना क्या आ गया? 100। n2 बच्चों 100 आ गया। अगर मैं यहां रखता हूं तो 1.4 इंटू 100, n1 बच्चों अपने पास आ जाएगा 140। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब बच्चों हम चेक करते हैं अपने पास आंसर कौन से हैं। देखो बच्चों 140 और 100, 140 और 100, सी आंसर बच्चों हो जाना चाहिए। एक बार बच्चों देखो आपको क्या दिया, क्या दिया बच्चों? अच्छा हाँ वो ठीक है, रिवर्स है, क्या कोई नहीं। n1 हमने इससे लिया, तो n1 अपना कौन सा है? 30 वाला, तो 30 वाला आया है 140, तो 30 वाला 140, हाँ ठीक है, 30 वाला 140 और 45 वाला लगभग 100। अभी समझ पाए बच्चों? तो अब वापस मैं सॉल्यूशन की तरफ कर देता हूँ। देखो ये चीज आई,
√2 की जगह बच्चों 1.4, मास की जगह 5, जी की जगह 10, √3 1.7 में से 1 गया 0.7, 2 टाइम्स ये 100। अब ये 100 √2 है तो ये बच्चों अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.73, जी भी होता है 9.8। तो बाकी ऑप्शंस दूर दूर है, हम अप्रोक्सीमेट लिख के चेक कर सकते। अगर ऑप्शन बहुत पास पास हो तभी हमें एग्जैक्ट डेटा लेके करना चाहिए, वरना रफली चेक कर लो बस। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है? क्लियर है ना बच्चों भी ये? तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि आप जब तक घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे वो अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होंगे, ठीक है ना? क्लियर है प्रज्ञा? बच्चों इसे हटा दूं, अब कर लिया ना? ठीक है बच्चों। बच्चों हटा देता हूं, ठीक है, ओके। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये था, ये बच्चों किसी से हुआ? बोलो बच्चों, कोई नहीं, देखते हैं तुमसे हुआ, बोलो। सी आपको लग रहा है, ठीक है, देखते हैं। अब मुझे बताओ आपको सी क्यों लग रहा है? डी, ठीक है, अब बताओ आपको डी क्यों लग रहा है? कोई नहीं, आप बोलो, बोलो आराम से जो आप बोलना चाहें। चलो खैर कोई बात नहीं, और बच्चों कोई कुछ बोलना चाहे? ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों समझो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम बीइंग मूव्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस में लाओ कि क्वेश्चन में ऐसे अंडरलाइन करते चलो, जो की पॉइंट्स आपको मिले, डेटा मिले, वो अंडरलाइन करते चलो। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। जैसे जब आप वापस उसे देखोगे तो आपको अंडरलाइन वर्ड्स दिखेंगे, तो वो आपको छोटा दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रोवाइडेड है, ये पूछा है। तो खैर, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m being moved with a constant velocity under the action of an applied force of 2 Newton along frictionless surface, वो ठीक है। अब बच्चों निकालना, बच्चों बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन क्या हुआ? एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। अब देखते हैं बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है, मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, मुझे ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? 0। मान लो बच्चों ये थीटा एंगल है, बताओ यहां क्या लगता है? mg sin थीटा, और यहां मैंने कितना लगाया? 2, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन क्या हुआ? बच्चों बोलो एक्सीलरेशन क्या हुआ? 0। एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर अगर दोनों बराबर है तो ये ऊपर कैसे जाएगा? दोनों ही बराबर है तो ऊपर कैसे जाएगा? बिल्कुल सही। तो बच्चों सच्चाई ये है, अगर दोनों बराबर होंगे और आपने उसे कोई वेलोसिटी दे दी तो फिर वो उसी से चलता रहेगा, वो ड्यू टू इनर्शिया उसी से चलता रहेगा। जैसे मान लो ये बिल्कुल स्मूथ टेबल है, आपने इस बोतल को 20 वेलोसिटी दे दी, तो बताओ चलते चलते इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? बिल्कुल स्मूथ है, सेम रहेगी। अब 20 से ये चलता जा रहा है, इसको कौन चला रहा है आगे? कौन सा फोर्स आगे? कोई नहीं, फोर्स हमने एक बार दिया, खत्म, कभी लगता नहीं रहेगा, वो अपने इनर्शिया की वजह से चलता रहेगा। समझ रहे? तो कई बच्चों को लगता है कि सर दोनों फोर्स बराबर हैं तो वो जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर उसको कोई वेलोसिटी दे दिए तो फिर वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो अब समझो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये 2 है तो ये बताओ कितना होगा?
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो बच्चों, 2 चला जाएगा। तो शुरू में तुम्हें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, 2 ऊपर, शुरू में फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, 2 ऊपर, 2 ऊपर, ठीक है ना। अब जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो यहां क्या लगेगा, mg sin थीटा। अब बच्चों तुम बताओ, जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो तुम्हें फोर्स जीरो करना है, फोर्स जीरो करना है, तो अब तुम फोर्स कहां लगाओगे, ऊपर, अभी भी फोर्स कहां लगाओगे, ऊपर। ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 2, तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि ये तो नीचे ही लगना है, तुम्हें इसके इफेक्ट को खत्म करना है तो 2 ऐसे लगाना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में तुम्हें 2 ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। अब प्लस माइनस इन्होंने क्या माना है वो इन्होंने नहीं बताया, बट मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, 2। तो इसमें फोर्स 0 से बढ़ रहा है वो गलत है, 0 से बढ़ रहा है गलत है, क्योंकि अपना फोर्स हमेशा फिक्स होना चाहिए। उस हिसाब से बच्चों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्लस माइनस के बारे में कुछ बताया नहीं है, ये दिक्कत है इसमें। -2 न्यूटन, 2 न्यूटन, देखते हैं बच्चों अगर इन्होंने कोई डायरेक्शन के बारे में बताया हो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2 न्यूटन अराउंड, ठीक है। बच्चों ये मान सकते, मान लो अगर मैं इधर मूव करा रहा हूं तो x बढ़ेगा, d इन्होंने ये बोला है, d ये बोला है, तो जब वो इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर है, जब वो इधर जाएगा तो भी फोर्स, बच्चों इन्हें प्लस माइनस देना चाहिए कि हम किसे प्लस माने किसे माइनस, नहीं पर वो लिखा थोड़ी है, प्रॉब्लम ये है, नहीं किया वो तो आंसर जस्टिफाई करना अलग चीज है, आंसर जस्टिफाई करना अलग चीज है, बट इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं। अब इसमें अगर देखा जाए, जैसे कई बार कन्वेंशन ये ले लिया जाता है कि ऊपर की तरफ फोर्स आप पॉजिटिव ले लो, तो उस हिसाब से देखोगे तो हमेशा ही फोर्स ऐसा होना चाहिए 2, क्योंकि ऊपर जाते समय भी हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे जाते समय भी हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ग्राफ ये बनना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए अगर हम नेगेटिव मान लें। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कंसेप्ट बस समझ लो कि इस केस में भी आपको ऊपर फोर्स 2 लगाना पड़ेगा, इस केस में भी ऊपर फोर्स 2 लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पार्ट में फोर्स तुम्हें 2 लगाने पड़ेगा, 2 फोर्स बच्चों दोनों पार्ट में इसमें है। अब दोनों में ही ऊपर है तो 1 + 1 माइनस का भी कुछ बनता नहीं है, वो कांस्टेंट टाइप मान सकते हो। हाँ अब हैंड राइज करें बच्चों जो पूछना चाहें, बोलो बच्चों जो भी कुछ पूछना चाहें। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर आंसर मैच नहीं करेगा अपना, क्योंकि इन्होंने प्लस माइनस नहीं बताया और भी कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन कंसेप्ट आई थिंक समझ लो। इन्होंने आंसर क्या दिया, किसमें, नहीं ऊपर, समझो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, तो हमें अपनी तरफ से ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स 0 हो पाएगा, वरना कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं पाएगी। जब वो नीचे आएगा तब भी mg sin थीटा नीचे ही लगेगा, हमें नेट फोर्स 0 करने के लिए अभी भी फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर। समझ पाए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, तो हमें दोनों ही केस में ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए ना, ओके। तो खैर बच्चों इसको फिर यहीं छोड़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों हम लास्ट टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था उस पर आ रहे हैं। बच्चों हमने डिस्कस किया था टेंशन इन स्ट्रिंग, इससे रिलेटेड पॉइंट्स बच्चों ये थे जो कि मैंने आपको लिखवा दिए थे, रिलेटेड पॉइंट बच्चों ये थे जो कि मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। अब बच्चों इनका क्या मतलब है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों तुम्हारे सामने लिखा है कि इट इज ए पुलिंग फोर्स, इट इज ए पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों ये क्या है, ठीक है बच्चों ये क्या है, रस्सी का पुलिंग फोर्स है। जैसे बच्चों ये चार्जर यहां रखा है,
इसी को अगर हम रस्सी मान लें तो इससे हम इसको ऐसे खींच सकते हैं, क्लियर है। अब बच्चों में क्या इसको ऐसे धक्का दे सकता हूँ, रस्सी से बच्चों में ऐसे खींच सकता हूँ, लेकिन मैं इस चार्जर को अगर उधर धक्का देना चाहूँ तो धक्का बच्चों रस्सी से नहीं दे सकते। तो रस्सी से केवल तुम चीजें खींच सकते हो। जैसे मान लो मैंने सपोज किसी को ऐसे बांधा, मान लो इन्हीं को बांधा, तो इनके ऐसे खींच सकता हूँ, लेकिन इनको ऐसे धक्का नहीं दे सकता। समझ गए ना बच्चों। तो पहली चीज, रस्सी का फोर्स हमेशा कैसा होगा, खींचने वाला। कैसा होगा, खींचने वाला। पुल टाइप ऑफ फोर्स होगा, कभी भी पुश टाइप ऑफ फोर्स नहीं हो सकता। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम पे लिखवा दिए थे ना, लिख लिया ना आपने, ठीक है ओके। तो पहला पॉइंट बच्चों यही है, इट इज ए पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो रस्सी जिस फोर्स से खींचती है ये वही फोर्स है। पहला पॉइंट बच्चों क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज ए पुल टाइप ऑफ फोर्स। तो बच्चों मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इससे केवल तुम खींच सकते हो, कभी भी धक्का नहीं दे सकते। तो ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, पुल टाइप ऑफ फोर्स होगा। क्लियर आंसर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब जनरली वी डिस्कस मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या मतलब होता है कि जो हम रस्सी मान के चलते हैं वो बहुत पतली सी, बहुत हल्की सी रहती है, जैसे जो धागा रहता है उस तरह की मान, तो उसका मास नेग्लिजिबल होता है अगर स्पेसिफाई नहीं किया। अब आप कहोगे सर मासलेस रस्सी तो होती ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कभी भी क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक नहीं करते। अब जैसे अभी हम स्मूथ सरफेस मान के चल रहे हैं, एक्चुअल में कभी स्मूथ सरफेस नहीं होती, लेकिन हमसे बोला गया है तो हम मान के चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो बच्चों ऐसा इस वजह से करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में ही सारी कॉम्प्लिकेशन कर देंगे कि रस्सी भी मास वाली ले लो, फिक्शन भी ले लो और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन ले लो, तो इकट्ठी कॉम्प्लिकेशन हम सीख नहीं पाएंगे। तो उसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले मासलेस रस्सी ले रहे हैं, फिर मास वाली रस्सी भी ले लेंगे। तो उस वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी विदाउट फ्रिक्शन ले रहे हैं, जब उसे सीख जाएंगे फिर फ्रिक्शन लगा देंगे। अब सारी चीजें एक साथ एक ही में सीखेंगे तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, समझ रहे। तो अब वापस समझ, अगर हमें किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया तो हम रस्सी को अधिकतर क्या मान के चलेंगे, मासलेस। उसका खुद का कोई मास नहीं है या नेग्लिजिबल मास है, उसके मास से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब होता है, बोलो बच्चों। बिल्कुल, जैसे रबड़ होती है, खींचते हैं तो खिंच जाती। हम मान के चलते हैं कि रस्सी जो है उसकी लेंथ फिक्स है, 10 सेंटीमीटर है तो वो खिंच के 10 के 11 नहीं हो। ये पॉइंट समझ गए बच्चों, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट बच्चों क्या था, जनरली वी डिस्कस मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जनरली का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम उसे मासलेस मान के चलेंगे। अब मासलेस रस्सी में, इन मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट इफ देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है बच्चों, अब वो समझो। तो बच्चों इसे लिखना नहीं है, बस ऐसे ही समझो। बच्चों मान लो ये 10 किलो का है और ये रस्सी है मान लो 6 किलो की। रस्सी का वजन बच्चों कितना है, ठीक है, और ब्लॉक का वजन। अब बच्चों मान लो मैंने ये पॉइंट बोला ए, तो ए पॉइंट के नीचे बच्चों टोटल मास कितना है, कितना है बच्चों, 16 मास कितने फोर्स से खींचेगा, 160, 16 जी 160। तो बच्चों मुझे फिर बताओ, ए पॉइंट के नीचे कितना मास है, 16, तो वो कितने फोर्स से खींचेगा, 160। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट पे टेंशन बताओ, ए पॉइंट पे टेंशन बताओ, क्या होगा, 160। कितना होगा, 160, क्योंकि जिस फोर्स से खींचते हैं वही अपना टेंशन होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मुझे फिर बताओ, ये पॉइंट बी, इस बी पॉइंट के नीचे टोटल मास कितना है, बोलो अतुल कितना है, 10। तो 10 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 10 जी, यानी कि 100।
तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बी पॉइंट पे टेंशन बताओ, क्या लिखोगे? ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट। तो बच्चों ये अगर मिड पॉइंट है तो बताओ इसके नीचे टोटल मास क्या है? 13। तो अगर तुमसे पूछता है कि मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, क्या होगी? 130। तो बच्चों बताओ यहां टेंशन क्या आई थी? यहां, यहां, कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर समझो, देखना बच्चों, ये 10 किलो और ये बहुत पतली धागे टाइप की रस्सी है जिसका कोई मास नहीं है। अब ये ए पॉइंट, बताओ इसके नीचे टोटल मास, तो फोर्स कितना लगेगा? तो टेंशन कितनी आएगी? ये बी पॉइंट, बताओ टोटल मास, तो टेंशन कितनी आएगी? मिड पॉइंट, टोटल मास 10, कितने फोर्स से खींचेगा? 100, टेंशन कितनी आएगी? 100। समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ ऊपर से लेके नीचे तक क्या टेंशन सेम है? समझ गए बच्चों? तो यही क्यों है? क्योंकि ये मासलेस रस्सी है, मासलेस रस्सी है, तो हर जगह अपनी टेंशन 100 100 100 है, जबकि यहाँ सेम नहीं थी। तो यही पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, इन मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट इफ देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन रोप। इसका क्या मतलब है वो समझो बच्चों, ये पॉइंट समझ गए ना? ठीक है, अब फिर समझो, 10 किलो, बच्चों बताओ रस्सी में टेंशन कितनी होगी? रस्सी में टेंशन कितनी होगी? सब जगह 100 होगी या कहीं कम ज्यादा? सब जगह 100, क्योंकि रस्सी का मास नहीं है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जैसे मान लो यही चार्जर, जस्ट एक बार सिंपलिसिटी के लिए मान लो ये जो चार्जर है इसका मास है 10 किलो, इस रस्सी का कोई मास नहीं है, तो बताओ इसमें कितनी टेंशन आएगी? कोई दिक्कत? अब बच्चों देखो, इसको मैंने यूं पकड़ा और यूं नीचे खींच रहा हूं, ऐसे नीचे खींच रहा हूं, समझ गए ना बच्चों? अब वापस ध्यान से देखना, बताओ टेंशन कितनी है? सब जगह 100 है। अब मैंने इसको यूं पकड़ा और ऐसे खींच रहा हूं, तो बच्चों बताओ इधर ऐसे खींच रहा हूं, टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो बच्चों अब मेरा हाथ यहाँ पे, इसके नीचे कितना मास है? तो इस रस्सी में टेंशन 100, लेकिन इसको यूं खींच रहा हूं तो यहाँ टेंशन मान लो 20 से खींचा तो 20 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 120। 50 से खींचूंगा तो कितनी हो जाएगी? 150। तो अगर बीच में ऐसे कोई फोर्स आ जाएगा तो बदल जाएगी, वैसे पूरे में कितनी है? 100, लेकिन बीच में अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अब ये चीज बच्चों तुम्हें काफी परेशान करेगी, तो उसे ध्यान से समझो। डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड स्ट्रिंग। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों, उसको ऐसे समझो या ऐसे याद रखो कि टेंशन को हमेशा बॉडी से दूर भगाना, टेंशन को हमेशा बॉडी से दूर भगाना। तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, दिमाग में क्या याद रखना है? टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। समझ में आया? तो उतना टेंशन में मत बैठो, ठीक, उसको दूर भगा दो, ठीक है ना बच्चों? समझो, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, ये एक तरीके से दिमाग में रखो, क्योंकि बाद में ये चीज तुम्हें कंफ्यूज करेगी कि टेंशन हम किस तरफ लें, टेंशन हम किस तरफ लें। तो बहुत सिंपल सा फंडा दिमाग में ये रखो, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। समझ गए? अब कैसे वो बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं उसे समझो। तो लास्ट लाइन बच्चों लिखी हुई तो है ही, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक? तो उसे बच्चों हम समझते हैं। जैसे बच्चों समझना, लेट्स से बच्चों लेट्स से बच्चों ठीक है,
मान लो बच्चों ये 50 किलो का बंदा है, ये रस्सी की हेल्प से ऐसे लटका हुआ है, तो बच्चों बताओ रस्सी इस बंदे पे कहाँ फोर्स लगा रही होगी? रस्सी बंदे पे कहाँ फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। कोई दिक्कत? तो मान लो इसका अपना mg लग रहा होगा नीचे, ठीक है, वो तिरछा लगा है, नीचे लगता है, क्या ठीक है। टेंशन इस पे बच्चों बताओ रस्सी कहाँ फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। तो बच्चों तुम ऐसे ड्रॉ करोगे T, अगर कहीं मूव नहीं कर रहा तो टेंशन किसके बराबर होगी? 50 जी, यानी कि 500। कोई दिक्कत? अब बच्चों सोच के बताओ, जैसे इसका नाम A, इसका नाम B, रस्सी A को कहाँ खींच रही होगी? नीचे। रस्सी A को कहाँ खींच रही होगी? नीचे। तो इस पे टेंशन कहाँ लगेगी? नीचे। तो इसके लिए ड्रॉ करोगे तो ऐसे करो जैसे हम नॉर्मल में करते थे। नॉर्मल पता करना है तो दोनों तरफ लाइन, दोनों तरफ ये, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर। तो कई बच्चों को ये लगता है कि सर आपने उस पे टेंशन इधर ली थी, इस पे नीचे क्यों ले रहे हो? तो यहाँ देखो, इसकी बॉडी ये रही, इस पे टेंशन कहाँ है? इससे दूर की तरफ, मतलब इधर। इसकी बॉडी ये रही, इस पे टेंशन कहाँ है? इससे दूर की तरफ। तो बच्चों अब ये चीज दिमाग में अच्छे से फिट हो जानी चाहिए कि टेंशन हमेशा क्या होता है? बॉडी से दूर। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। ये दिमाग में रखना है आगे जब भी हम सॉल्व करेंगे। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, रस्सी की तरफ, ठीक है। तो बॉडी से दूर, वो दिमाग में रहे उतना ही काफी। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है? बॉडी की तरफ। जैसे मैं हूं तो मुझ पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? मेरी तरफ। इस बोतल पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? इसकी तरफ। क्लियर है? तो बच्चों अब नॉर्मल लैंग्वेज में ये लिख लो जिससे याद रहेगा। नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ एंड टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। ठीक है बच्चों? ठीक बच्चों, हटा देता हूं फिर, ठीक है ना? ओके, ठीक, हटा रहा हूं बच्चों। अब बच्चों एग्जाम्पल इसमें आप देखो, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी का बच्चों आंसर दो। मान लो बच्चों ये 20 kg, इसका वजन 8 kg। तो बच्चों ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट एक बार प्रैक्टिस के लिए, M और ये मान लो B और ये है मिड पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है ना? डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों? अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, B एंड M। तो बच्चों अभी हम कर चुके हैं, आप लिख लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। अभी अभी जस्ट हमने किया है, फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, B एंड M। फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, B, M। कर लो बच्चों, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, ठीक है? समझ के बच्चों? कर लो। तो मयंक तुम बताओ, तुमने कर लिया हो तो।
कर लो, आसान सा है, चेक करो जल्दी। प्राप्ति आपने कर लिया, आप बताओ ए पे 280, ठीक है, बी पे, ठीक है, एम पे, ठीक है बच्चों, सही है। देखो बच्चों बी पे अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों बताओ बी के नीचे टोटल मास क्या है 20, तो टेंशन 20G यानी कि 200। बच्चों ए के नीचे टोटल मास, ए के नीचे टोटल मास कितना है 28, तो 280 बच्चों डायरेक्ट लिख दिया। अब एम के नीचे बच्चों टोटल मास, बोलो बच्चों एम के नीचे टोटल मास 24, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 240। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, चले आगे बच्चों, ठीक है ना, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक बच्चों, क्लियर है ना ये, बोलो अगर कुछ पूछना चाह रहा हो तो, ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है तो देख के आंसर दो, मैं उन्हें लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही देख के आंसर दो, ठीक है। तो बच्चों बस डायरेक्टली आंसर दो। बोलो बच्चों ऊपर वाली रस्सी में टेंशन, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब फिर समझो, ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों बताओ इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी 30, क्यों, क्योंकि इसके नीचे मास कितना है 3 किलो, तो इसको कितने को होल्ड करना है 3 यानी कि 30, तो इसमें टेंशन क्या होगी 30, कोई दिक्कत। अब बच्चों बताओ इसमें टेंशन, क्योंकि इसके नीचे टोटल मास क्या है 7 kg, तो इसमें टेंशन क्या होनी चाहिए 70, कोई दिक्कत, क्लियर है आयुष, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक। अब बच्चों फिर देखो, मान लो ये 5 kg, अब बच्चों फिर बताओ, अगर मैं पूछता हूं कि इसमें टेंशन क्या है 50, इसमें टेंशन, तो 3 और 5 दोनों को होल्ड करके रखना, दोनों मिलके खींचेंगे तो 8G यानी कि 80, इसके नीचे टोटल मास तो 5 और 3 8, हाँ 120, समझ गए, ओके कोई दिक्कत। अब वापस समझो, मान लो मैं अपनी तरफ से और खींचने लगा 20 न्यूटन से, तो टेंशन बढ़ेगी या कम होगी, तो अब हर एक में टेंशन कितनी बढ़ जाएगी 20 20 20। मान लो बच्चों 120 से खींचने लगूं तो हर एक में कितनी बढ़ जाएगी 120, कोई दिक्कत, समझ पाए बच्चों, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ 120 से खींचोगे ना तो ये जो 50 है उसमें 120 बढ़ जाएगी, ये 80 है इसमें भी 120 बढ़ जाएगी, ये 120 है उसमें भी 120 बढ़ जाएगी, सब में 120 बढ़ जाएगी। हाँ अब वापस पूछो जो डाउट है। एक बार में बढ़ेगी लेकिन सबकी बढ़ेगी ना, समझ पाएगी नहीं, जैसे अगर 120 से कंफ्यूजन है तो बेटर है कि तुम एक काम करो 12 किलो का हैंग करो, मान लो 12 किलो का हैंग कर दिया, अब बताओ यहाँ टेंशन 120, यहाँ 5 + 12 17 तो 170, इसमें 3 5 8 12 20 तो 200 वही आ रहा है, तो उस तरह से मान लो, समझ गए ना हम, हाँ हाँ ऊपर 120 बढ़ेगी, यहाँ भी 120 बढ़ेगी, सब जगह 120 बढ़ जाएगी। जैसे मैंने मान लो 12 किलो का लटका दिया, वो भी तो 120 से ही खींच, वही मैं समझाना चाह रहा था, इसी वजह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि समझो, चलो मैं वापस अलग से करता हूँ, एक काम करते हैं बच्चों, इसी को हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, वो बेटर है। एक एग्जांपल बच्चों लिख लो, बच्चों डिस्कशन नहीं करें, मान लो ये 5 kg, ये 3 kg, और मान लो मैं यहाँ
40 न्यूटन से खींच रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों ये डायग्राम बना लो। मान लो बच्चों इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T3, ठीक है। इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3। तो बच्चों आंसर बोलना नहीं है, एक बार आप ड्रॉ कर लो, ठीक। मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन में डाउट है ना, ठीक है, वो अभी हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड T1, T2, T3, फाइंड T1, T2, T3, फाइंड T1, T2, T3। अब बच्चों एक बार हैंड राइज करें। हाँ T3 टॉप पॉइंट है। हाँ हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहे। हाँ आशीष बोलो तुम, यार अंशु तुम बोलो। हाँ T1 बोलो पहले। T1 का 400। देखो एक मिस्टेक तुमने ये की है, वो 40 न्यूटन है ना कि 40 केजी, तो उसमें जी का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसे 40 ही लेके चलो। क्या है कि वो 40 न्यूटन लिखा है, अगर उसमें 40 केजी लिखते तो 10 का मल्टीप्लाई करके तुम 400 लिखते। तो बाकी तुमने सही किया है, लेकिन बस वो 10 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दो, समझ गए ना। ओके आशीष तुम बोलो। ठीक है सही है। बच्चों देखो T1 अगर हम निकालते हैं तो हम जिस फोर्स से खींचते हैं, हम जिस फोर्स से खींचते हैं वही टेंशन होती है। तो T1 बच्चों अपने पास कितनी आ जाएगी 40। तो जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं वही टेंशन है 40। अब T2 बच्चों जब हम देखेंगे तो अब बच्चों मैं इसका FVD बना के बता रहा हूं, वैसे तो मैं डायरेक्टली समझ में आ रहा है लेकिन मैं FVD बना के बता रहा हूं। तो बच्चों 3 किलो का FVD बनाते हैं। बच्चों बताओ इस पे mg कहां लगेगा, नीचे। अब इसके नीचे एक रस्सी गई है, वो कितना फोर्स लगा रही है 40। एक रस्सी ऊपर गई है, तो बच्चों इस रस्सी में टेंशन कहां होगी, ऊपर वाली रस्सी में, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर। तो उसके लिए एक लाइन याद रखो, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। तो अब मान लो तुमने टेंशन ऐसे लगा दी, तो ये तो बॉडी की तरफ ही हो गई। ऐसे लगाओगे तो वो तो बॉडी की तरफ आ रही है, और मैंने क्या रटवाया है, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। अब बताओ ये कहीं मूव करेगा, नहीं करेगा। तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाले के। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो नीचे ये दो फोर्स हैं, तो T2 कितना आ गया 70। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, T2 अपने पास कितना आ गया 70। बच्चों FVD बनाने की प्रोसेस समझ में आई, क्लियर है ये। अब बच्चों बताओ T3 कितना होगा 120, लेकिन उसको ऐसे ही FVD बना के आप ट्राई करो, ऐसे ही जैसे मैंने इसको डायग्राम बना के सॉल्व किया। डायरेक्ट आंसर की जगह आप डायग्राम बना के, जैसे मैंने इसका अलग से डायग्राम बनाया है, वैसे ही आप 5 kg का अलग से प्रॉपर डायग्राम बना के सॉल्व करो, क्योंकि टफ क्वेश्चन हमेशा डायग्राम बना के ही सॉल्व होंगे। आसान क्वेश्चन तुम देख के कर लोगे, लेकिन टफ क्वेश्चन के लिए तुम्हें डायग्राम बनाना आना ही चाहिए। हाँ ईशान अब तुम बोलो जो तुम्हारे मन में डाउट था, किस तरह का डाउट था उसे देखते हैं। नहीं, अब देखो इसी क्वेश्चन को मान लो, इस 40 को भूल जाओ, बताओ T2 कितना होगा 40 को भूलने के बाद, और T3, ठीक है कोई दिक्कत। अब 40 से खींचा तो हर एक में 40-40 बढ़ जाएगा। तो अब T2 पहले क्या था 30, 40 बढ़ा के कितना हो जाएगा, देखो वो आ गया। अब T3 इस केस में अगर तुम निकालोगे तो बाकी मैं अगर डायरेक्ट बताऊं तो कितना आएगा 120, पहले कितना था 80,
40 बढ़ के कितना हो गया 120। तो इस तरह से बढ़ेगा, बाकी अभी आप चेक करना आंसर वही आएगा। तो हर एक उतने से बढ़ जाएगा। बच्चों डायग्राम बना लिया, ठीक है ना, आंसर निकाल लिया। अब मैं चेक करा रहा हूं। बच्चों बताओ mg कहां लगेगा, नीचे। कितना लगेगा 5g। इस पे एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर। इस वाली रस्सी में टेंशन क्या थी, इस वाली रस्सी में टेंशन क्या थी, बोलो बच्चों, कितनी 70। और इसके लिए कहां पे लगेगी वो, नीचे, क्योंकि टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। अब इस पॉइंट पे टेंशन कहां लगाओगे, ऊपर, क्योंकि टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। तो देखो ये दूर है, ये दूर है, तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर। अब ये कहीं जा रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर वाला किसके बराबर होगा, नीचे वाले के। तो अब अगर मैं लिखता हूं ऊपर वाला दैट इज T3 किसके बराबर, नीचे वाले, तो 5g प्लस 7d। T3 बच्चों यहां से कितना आ गया, बोलो बच्चों कोई दिक्कत, समझ गए बच्चों। चले आगे। अब आराम से पूछे इसमें जो आपका पुराना या कोई कंफ्यूजन रहा हो, ठीक है। चलते हैं बच्चों, कर लिया ना ये, हटा दो इसे बच्चों, हटा रहा हूं फिर मैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों। बच्चों मान लो ये सिचुएशन, ये मान लो 3 kg, ये मान लो 4 kg, ठीक है। बच्चों मान लो यहां मैंने एक फोर्स लगाया सपोज 90 न्यूटन, ठीक है। बच्चों यहां मैंने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन। तो बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो बच्चों जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही टाइप का क्वेश्चन मान लो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ गए बच्चों। तो अब बच्चों एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। एक बार बच्चों ट्राई करो, मैं अभी डिस्कस करता हूं। ओके, कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हैंड राइज करें बच्चों जिससे हो गया हो। आस्था तुम बताओ टेंशन क्या आई, देखते हैं। और कोई, ओके, और कोई टेंशन, ओके। आस्था तुम बताओ एक्सीलरेशन क्या आया, समझो। चलो पूरे को ध्यान से देखो, किस तरफ फोर्स ज्यादा दिख रहा है,
और इधर वाला क्या है, कम है। तो अगर फोर्स उधर ज़्यादा है तो वो उसको खींच के लेके जाएगा, तो जीरो एक्सीलरेशन तो नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? ओके बच्चों, अंशु तुम बताओ, एक्सीलरेशन हुआ तुमसे? ओके अतुल तुमसे क्या किया बताओ? ठीक है, सही है। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, इसमें किस तरफ फोर्स ज्यादा दिख रहा है? इस तरफ। तो बच्चों ये कहाँ मूव करेगा? इस तरफ। तो हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो ये तो इसको चलाना चाहता है, लेकिन ये इसको रोकना चाहता है, ये इसको रोकना चाहता है। तो बच्चों एक्सीलरेशन में कैसे लिखूंगा? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास। चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, क्योंकि ये साथ साथ ही चलेंगे। अब अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो वो मेरे पास कितना आ गया? 10। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अब बच्चों सभी लोग एक बार देख के मुझे बताएं, एक्सीलरेशन 10 आएगा, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों हमसे पूछी है टेंशन। क्या पूछी है? टेंशन। तो वो बच्चों हम देखते हैं, जैसे ये ब्लॉक को देखो। अब ये बच्चों अपने ऊपर है, हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम पहले नॉर्मल में करते थे। बच्चों आप मुझे बताओ मैं किससे सॉल्व करूं, 3 या 4? बोलो बच्चों, उससे सॉल्व करेंगे, 4 से करते हैं। ठीक है, 4 वाले को ड्रॉ करो। बच्चों देखो, इस पे mg इधर, नॉर्मल इधर, पर इस डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है तो उसको छोड़ दो। इस पे F1 कहां लग रहा है? इधर 90। अब बच्चों इसके लिए रस्सी कहां है? 4 वाले के लिए रस्सी किस तरफ है? इधर। तो टेंशन कहां लगेगी? बॉडी से दूर। जैसे रस्सी ये रही, तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, तो कहां लगाओगे? ऐसे। इसका एक्सीलरेशन किधर है? इधर 10। अब बच्चों यहां एक्सीलरेशन है, तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ये या ये वाला? तो ये चलाएगा, ये रोकेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, आपका आंसर ठीक था। 4 इंटू 10। तो टेंशन बच्चों यहां से कितनी आ गई? 50। समझ पाए बच्चों? टेंशन कितनी आ जाएगी? 50। अब जो कहानी बच्चों मैंने इस 4 के साथ की है, वो एक बार आप 3 के साथ रिपीट करो और चेक करो क्या आंसर वही आ रहा है या अलग आ रहा है। जो मैंने 4 के साथ किया है वो आप 3 के साथ करके देखो और बताओ आंसर वही आ रहा है कि अलग। वही आ रहा है? ओके। अब बच्चों देखो, ये 3 kg, इस पे ये कहां लग रहा है? इधर 20। अब इसके लिए रस्सी ये रही, तो बच्चों इसके लिए टेंशन कहां लोगे? टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, तो इधर। और ये भी इधर चल रहा है, तो अब कौन सा ज्यादा होगा? टी। तो ये चलाएगा, ये रोकेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन बच्चों कितनी आ गई? 50। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है? अब बच्चों फिर समझो यहां तक कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर आपने ये 4 kg का बनाया, इस पे 90 लगाया, इस पे टी लगाया, लेकिन सर इस पे ये 20 भी तो लगेगा। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर जो हम ये 20 से खींच रहे हैं वो 4 पे हमने क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों उसके लिए हमेशा याद रखो, 2 ही तरह के फोर्स होंगे, कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट कौन सा लगेगा तुम्हारा? mg, ये रहा। अब ग्राउंड के कांटेक्ट में वो क्या लगाएगा? नॉर्मल। ऐसे मूव नहीं कर रहा, ये दोनों बराबर, ये हमसे पूछा नहीं था। अब उसके अलावा ये किसके कांटेक्ट में? रस्सी के। तो रस्सी इस पे टेंशन लगाई, ये फोर्स यहां लगेगा, ये फोर्स इस पे नहीं लगेगा, ये फोर्स केवल इस ब्लॉक पे है।
इसका कुछ हिस्सा रस्सी के थ्रू ट्रांसफर होता है जो कि इसमें आ जाता है। हम ये फोर्स इस पे नहीं मानते, ना ही ये वाला फोर्स इस पे मानेंगे। जैसे जब मैंने 3 kg का ड्रॉ किया तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये 90 भी तो इस पे लगना चाहिए, वो गलत है। 90 केवल और केवल इस पे लग रहा है, इस पे टेंशन लगेगी, इसका कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाता है, पूरा ट्रांसफर नहीं। अब बच्चों मुझे चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी, समझ पाए बच्चों? हटा दूं बच्चों इसे, कोई दिक्कत? ठीक है ना, हटा रहा हूं बच्चों अब इसे, ठीक है, ओके। अब बच्चों एक बार रुको, वो सीट जो मैंने आपको दी थी अभी है किसी पे, निकाले एक बार। चलो ठीक है, इसे बाद में देखते हैं, ठीक है, इसे ओके। बच्चों जो सीट मैंने आपको दी है उसको बच्चों देखो और उसमें 35 एक बार ट्राई करो, 35, ठीक है ना। जो सीट बच्चों मैंने आपको दी है उसमें एक बार 35 ट्राई करो। आयुष तुम पे नहीं है सीट, ऐसे कैसे काम चलेगा, घर पे छोड़ा है तुम? कोई नहीं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। 3 blocks M, 2M, 3M are connected by string as shown after an upward force। तो बच्चों क्वेश्चन तुम्हें ये दिया है, जैसे ये 3 ब्लॉक है M, 2M, 3M, यहां तुम F फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। द मास मूव अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों V कांस्टेंट है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2M, बच्चों इस पे नेट फोर्स बताना है, समझ गए बच्चों? जैसे ये 3 ब्लॉक को हमने लिया, पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो इस 2M ब्लॉक पे क्या फोर्स लगेगा बच्चों, वो तुम्हें बताना, वो तुम्हें बताना है बच्चों, अभी बोलना नहीं, जब मैं पूछूं तब बताना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हैंड राइज करें जो इसका आंसर देना चाहे, बोलो प्रज्ञा, सार्थक तुम बोलो, सॉरी यथार्थ, यथार्थ 3M जी, तुम बोलो, तुम बोलो D मतलब 3M जी, ओके। और कोई? नहीं, और कोई आंसर देना चाहे? ओके प्रज्ञा तुम मुझे बताओ तुम्हें 0 क्यों लग रहा है? एक्सीलरेशन 0 वहां तक सही है, और बताओ? ओके बच्चों याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में रटवाया था कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बच्चों क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, 0। अब बच्चों अगर एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, तो बच्चों मैंने आपको रटवाया है नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 2M पे अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो 2M इंटू एक्सीलरेशन, 2M इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है 0, तो 2M इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चों? ऐसे बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता M पे नेट फोर्स बताओ, M मास पे 0, M मास पे नेट फोर्स क्या होगा 0। ऐसे बच्चों मुझे बताओ 3M वाले पे, तो उसी वजह से बच्चों मैंने वहां डिस्कस किया था कि जब भी नेट फोर्स पूछा जाए वो हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन ही होगा। जैसे मान लो बच्चों हम पिछले क्वेश्चन पे जाएं,
बताओ एक्सीलरेशन क्या आया इस केस में 10। अब मैं पूछता हूं 3 kg पे नेट फोर्स बताओ, 3 kg पे नेट फोर्स कितना होगा 30, 4 kg पे नेट फोर्स 40। तो नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा। समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत? चाहो तो क्रॉस चेक करो, ये 20, टेंशन कितनी आई 50, 50 में से 20 गए, नेट फोर्स कितना हुआ 30, मास इंटू एक्सीलरेशन से भी क्या आ रहा है 30। ठीक है, अब समझो, देखना 90, ये कितना है 50, 90 से 50 के कितना बचा 40, तो नेट फोर्स कितना आया 40, और मास इंटू एक्सीलरेशन से भी क्या आ रहा है 40। समझ गए ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट बच्चों इसमें देखना, फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसे ट्राई करो बच्चों। 36 बच्चों मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन बच्चों ये दिया है, M1 है 10, बच्चों M2 है 20, M3 है 30। ठीक है, अब इसमें यहां एक फोर्स लगा रहे हैं, उसको T3 बोल दिया है इन्होंने, और वो है 60। ठीक है, अब बच्चों टेंशन ये है T2, तो बच्चों T2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। समझ गए बच्चों, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था लगभग वैसा ही है, सोचो एक बार फिर मैं डिस्कस करूं। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, 10 20 30, यहां फोर्स लगा रहे हो 60, यहां टेंशन T2, तो तुम्हें T2 की वैल्यू बच्चों लिखनी है, T2 की वैल्यू बच्चों लिखनी है। ऑप्शंस, अब तो आंसर बता दो ना आपका क्या होता है, जो भी आया हो आप बोलो, ऑप्शंस की उसमें इतनी जरूरत नहीं है। बच्चों हो गया, हैंड राइज करें जिससे हुआ हो, आप बताओ। ओके, आस्था तुम बताओ, और कोई? सही है, 30 सही है बच्चों। समझना 60 लगा रहा हो, बताओ बच्चों टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है 60, बच्चों किस तरफ मूव करेगा आगे, तो बच्चों ये तो खींचेगा, पीछे कोई रोकने वाला है, तो एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे, खींचने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, ये आ गया। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत? अब मुझे ये T2 निकालना है, तो बच्चों मैं इस 30 किलो का FVD बना रहा हूं, इस पे इधर फोर्स क्या है 60, अब रस्सी ऐसे है, तो बच्चों बताओ इस पे टेंशन किस तरफ लोगे, तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, तो T2 नहीं पता क्या है, बट इसका एक्सीलरेशन इधर 1 है, तो बच्चों यहां एक्सीलरेशन है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा,
ये, तो ये चलाएगा ये रोकेगा, ये चलाएगा ये रोकेगा। तो हम क्या लिखेंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T2 बच्चों यहां से कितना आ गया 30, T2 बच्चों यहां से कितना आ गया 30। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो। अब इसी में बच्चों एक बार सोच के बताओ, अगर मैं T1 पूछता हूं क्या आना चाहिए, T1, ठीक है। जैसे बच्चों इसके लिए अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इधर T1 एक्सीलरेशन 1, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन 10। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत? बच्चों मुझे बताओ इस क्वेश्चन को समझ पाए, कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस इसमें आप देखो 38 एक बार ट्राई करो, 38, 37 बच्चों अकेला क्वेश्चन वो होमवर्क में रख लो, तो 37 एज ए होमवर्क रख लो। अब 38 ट्राई करो,